देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी को समझने में वक्त मत गुजारो, थोड़ा सा जिंदगी जी लो, खुद ही समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 16 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जो है कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान में भेजा जाएगा। तो देखिए, ये टोटल अमाउंट है 50,000 मीट्रिक टन का। फिर से सुनिए। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ जो है टोटल 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसको मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान में भेजा जाएगा। देखिए, इससे पहले भी जो है भारत अफगानिस्तान को सहायता दे चुका है। 2020 की बात करें तो 2020 में भारत ने कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए 20 टन से अधिक दवाएं, अन्य उपकरण और 75,000 टन जो है गेहूं अफगानिस्तान को भेजा था। और देखिए, जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें, जिसके साथ ये समझौता हुआ है, तो देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय आपका जो है इटली के रोम में है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और ये जो है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत काम करता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए, जो कृषि अवसंरचना विकास उपकर है, ये 7.5% से घटकर अब 5% हो गया है, यानी कि इसमें कटौती की गई है 2.5% की। और इससे अब होगा क्या। देखिए, भारत में जो है तेल का उत्पादन, आप जानते हो तेल की खपत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग पकौड़ी, समोसा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में, तो जितनी चीज़ें मिलती हैं बिना ऑयल के जो है वो नहीं बनती हैं। तो इसीलिए तेल की खपत भारत में जाते हैं, और जितना हम उत्पादित करते हैं वो हमारे लिए कम पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है विदेशों से हमें तेल का आयात करना पड़ता है। और इसी क्रम में जो है हम पाम आयल यानी कि जो पाम आयल आपने देखा होगा मार्केट में बिकता है, तो उसका भी आयात करते हैं बहुत सारे देशों से। तो अब इससे क्या होगा, जो कच्चे पाम तेल होंगे, इनके आयात पर प्रभावी शुल्क जो है 8.25% से घटकर कितना हो जाएगा, 5.5%। और देखिए, कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर घटाए जाने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, और घरेलू स्तर पर जो खाद्य तेल हैं उनकी कीमतों को काबू रखने में मदद मिलेगा। देखिए, अगर पाम तेल जो है सस्ते दाम में मिलने लगेगा भारत में, तो सरसों के तेल में थोड़ा थोड़ा सा गिरावट आएगी उसके दाम में, क्योंकि सरसों का तेल मोस्टली यूज़ किया जाता है पूरे भारत में सब्जी बनाने में। केरला वगैरह में तो लोग जो है नारियल का यूज़ करते हैं, नारियल के तेल में जो है खाना वगैरह बनाते हैं। अगला है कि हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेशी मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई थी। कहने का मतलब ये कि क्वाड समूह में देखिए टोटल 4 देश हैं, और इन 4 देशों में जो है आपका भारत भी शामिल है। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच का एक समूह है, जिसको हम कहते हैं क्वाड समूह। तो अभी हाल ही में इन चारों देशों का जो है एक बैठक हुआ था। ये विदेश मंत्रियों का बैठक था, और ये चौथा विदेश मंत्रियों का बैठक था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुआ था क्वाड समूह के बीच में। देखिए, ये बैठक जो है क्यों आयोजित की गई थी। देखिए, ये बैठक यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि जो आपका नाटो है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं हम अंग्रेजी में, तो इन देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआल को लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया। देखिए, कोआल एक बहुत ही प्यारा सा जानवर है, जो कि कुछ इस प्रकार से भालू की तरह दिखता है। तो ये जो है लगभग लुप्त होने के कागार पर है। अब इसके संरक्षण की बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी हाल ही में जो है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसने आधिकारिक तौर पर कोआल को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है, ये कोआल की आबादी को जो है अब कंट्रोल करेगी, इनके संरक्षण के द्वारा, मतलब इनका ब्रीडिंग वगैरह कराएगी। देखिए, लगभग 2 दशकों यानी कि लगभग 20 साल से जो है ये लगातार विलुप्त हो रहे हैं कोआल की प्रजाति।
अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये अमाउंट है 26,275 करोड़ रुपए। फिर से सुनिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में 26,275 करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। देखिए पुलिस आधुनिकीकरण मतलब हो गया पुलिस को जो है अच्छे वाहन, अच्छे जो है इंस्ट्रूमेंट प्रदान किए जाएंगे, जिससे वो जो है अपराधियों को पकड़ने में सक्षम होगी। देखिए जो भारत का केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसके मुताबिक इस परियोजना यानी कि जो पुलिस का आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, तो इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में नई बटालियन बनाने और उच्च तकनीकी वाली फोरेंसिक लैब्स यानी कि प्रयोगशालाओं और अन्य जांच उपकरणों के विकास के लिए सुरक्षा संबंधी खर्चे शामिल हैं। तो इस पैसे से ये सारे काम किए जाएंगे। अगला कि केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया। देखिए मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगना कोई नई बात नहीं है, बहुत बार बैन लग चुका है। देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन को चिन्हित किया है, इनकी संख्या 54 है। तो टोटल 54 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया है जो कि भारत के लोगों का डाटा चुरा रहे थे। और अगर देखिए मैं कुछ एप्लीकेशन के नाम बता रहा हूँ, अगर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो इसको जो है तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। देखिए ब्यूटी कैमरा शामिल है इन 54 एप्लीकेशन के लिस्ट में, और स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बेस बूस्टर, ऐप लॉक, वीवा वीडियो एडिटर और आन मियोजी चेस शामिल है। तो ये सारे एप्लीकेशन जो है अगर आपके मोबाइल में है इसको तुरंत डिलीट कर दिए। ये सारे आपके डाटा को चुरा रहा है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो चीज़ें पसंद होती है वही सर्च करते हैं और वही चीज़ें ऐड के रूप में दिखाई जाती हैं। देखिए इससे पहले 2020 में भी जो है जब कोरोना शुरू हुआ था तो 2020 में भी सुरक्षा को खतरा मानते हुए 270 एप्लीकेशंस पर जो है भारत सरकार ने बैन लगाया था, जो कि मोस्टली चाइनीज एप्लीकेशंस थे। अगला प्रश्न है कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश को पहला स्थान मिला है। तो देखिए देश अपना भारत है। देखिए भारत ने 100 में से 63 अंक प्राप्त करके ये पहला स्थान हासिल किया है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में। देखिए तो जो आपका 2022 का वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक यानी कि जो आपका ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स है, तो इसमें जो है डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है। और इसमें जो है काम के भविष्य पर उनके प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का महत्व भी शामिल है। इसको याद रखिएगा। याद रखना है कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर आपका भारत है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है। तो देखिए विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 11 फरवरी को मनाते हैं। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से यानी कि 2015 से हर साल इसको मनाया जा रहा है। और ये दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में रूस और किस देश के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। तो देखिए अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने जो है भारतीय नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की है। देखिए बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में स्टडी के लिए गए हुए हैं यानी कि पढ़ाई करने के लिए गए हैं। तो भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन में रह रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है अस्थायी रूप से यूक्रेन को अभी छोड़ दें, क्योंकि अशांति फैलने वाली है और रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो सकता है। देखिए यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 से अधिक भारतीय हैं और भारतीयों को ये सलाह दी गई है कि वो यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा टाल दें, यानी कि यूक्रेन में ना आए तो अच्छा है। देखिए यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन आपका यूरोपीय कंट्री है यानी कि यूरोप में स्थित है और इसकी सीमा रूस के साथ भी लगती है, और इसलिए जो है थोड़ा सा कुछ विवाद होगा सीमा वगैरह का। और रूस के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की और कैपिटल है यूक्रेन की कीव और यूक्रेन की मुद्रा है यूक्रेनियन हरिवन्या।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है। देखिए एक चौंकाने वाली बात है, एक नेशनल पार्क की बात हो रही है। तो नेशनल पार्क में पेड़ होंगे ही, जानवर भी होंगे। तो एक आंकड़ा सामने आया कि जो आपका असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो काजीरंगा रंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं करता है उससे अधिक जो है ये छोड़ देता है। ये एक रिसर्च में पता चला है। देखिए इससे पहले ये पाया गया था कि जो आपका अमेजन का वर्षा वन है, ठीक है, वहाँ पर भी जो है कार्बन अवशोषित करने की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है। तो ये चौंकाने वाली घटना है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और ये एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। इसलिए सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लीजिए कि एक रिसर्च में पता चला है कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है उससे अधिक ये जो है उत्सर्जित कर दे रहा है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और एक आंकड़ा मैंने आपको जो और बताया कि जो अमेजन वर्षा वन है ये भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जितना अवशोषित करता है उससे जो है ये अधिक छोड़ देता है। अगला कि जर्मनी के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर। देखिए ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए भी हाल ही में चुने गए हैं, ठीक है। इनका जो पहला कार्यकाल था ये 12 फरवरी 2017 को जो है स्टार्ट हुआ था। इन्होंने 12 फरवरी 2017 को 74% वोटों के साथ जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीता था 2017 में। तो 5 साल पूरे हो गए, 2022 में फिर से चुनाव हुआ और एक बार फिर से फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर जो है जर्मनी के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब ये 5 सालों तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को बिल गेट्स ने लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, ठीक है। याद रखिएगा बिल गेट्स जो है इनकी पुस्तक आई है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। इन्होंने मतलब इस पुस्तक में ये बताया है कि आने वाली महामारियों से कैसे निपटा जाए, मतलब आने वाली महामारियों से कैसे बचा जाए। तो इसी का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। देखिए जो आपकी बिल गेट्स ये पुस्तक है ये मई 2022 में पब्लिश होगी। और देखिए इससे पहले इनकी जो लास्ट पुस्तक आई थी उसका नाम था हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड। ये फरवरी 2021 में जो है जारी की गई थी। तो दो किताबों का नाम इनके मैंने बताए हैं, दोनों का यार नाम नोट कर लीजिएगा। अगला है कि एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने। देखिए जो एयर इंडिया है इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं इलकर आयसी। देखिए जो इलकर आयसी हैं ये 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। और इलकर आयसी की बात करें, देखिए एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, टाटा वाटा ने इसको खरीद लिया। तो अब जो है एक जो है विदेशी को जो है इसका MD और CEO क्यों बनाया गया ताकि इसको जो है घाटे से उबारा जा सके। तो आपको बता दूं इलकर आयसी 1 अप्रैल 2022 से जो है अपना कार्यभार संभालेंगे। और इलकर आयसी एक टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। और इलकर आयसी का जन्म 1971 में इस्तांबुल में हुआ था, इसको याद रखिएगा। मतलब तुर्की के इस्तांबुल में पैदा हुए थे, एक टर्किश नागरिक हैं इलकर आयसी। अब ये एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में काम करेंगे। अगला कि भारत ने किस वर्ष तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए अब कृषि में डीजल का इस्तेमाल भारत सरकार बंद करने जा रही है। 2024 तक भारत सरकार का टारगेट है कि जो सोलर पैनल्स वगैरह हैं, सोलर पंप वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए या फिर इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल किया जाए सिंचाई के लिए। यानी कि डीजल का इस्तेमाल पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है सरकार। देखिए भारत के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह हैं इन्होंने घोषणा की है कि भारत 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा में बदल देगा, इसको याद रखेगा। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर डालिएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में बजाज ऑटो के किस पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने स्माइल नाम का योजना शुरू किया है, बताइए। नेक्स्ट है कि हर साल किस तिथि को तस्करी विरोधी दिवस यानी कि एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाता है, बताइए।
और अगला प्रश्न है कि हाल ही में नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर कितने किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखो अपडेट का पहला प्रश्न था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाता है, तो विश्व रेडियो दिवस को हम 13 फरवरी को मनाते हैं। और नेक्स्ट था कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 13 फरवरी को। और अगला था कि भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो देखिए इस भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स पुस्तक को लिखा है राजीव कुमार भाटिया ने। और अगला था कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाता है, तो ये 12 फरवरी को मनाता है। नेक्स्ट था कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए भारत इसमें 46वें स्थान पर है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।